तो जैसा कि इमॉर्टैलिटी के सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाई सिक के ट्रू डिसाइपल्स फैंगहान से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन हासिल करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने फैंगहान और लॉन्गशान के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। ये तीनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से फैंगहान और लॉन्गशान पर उनका डोमिनेंस साबित हो गया। साथ ही उन्होंने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गशान को खत्म करने की कोशिश की और उतने में वहाँ पर डीमन प्रिंस टियानचिंग पहुंच जाता है। वो फैंगहान को वहाँ से भागने के लिए बताकर सीधे उन बंदों के साथ फाइट करने लगा, मगर इस मुकाबले में टियानचिंग भी बुरी तरह से घायल हो गया। अगर वो चाहता तो इन तीनों को खत्म कर देता, लेकिन वो टाई सेक के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। टियानचिंग के वहाँ से जाने के बाद फैंगहान ने देखा कि ये तीनों बंदे बुरी तरह से घायल हैं। साथ ही उन्होंने अपने टाई सेक के लिए एक हेवनली डिक्री भी रिलीज कर दी, जिसमें उन्होंने टियानचिंग के अटैक को मेंशन किया था। यहाँ पर फैंगहान का कोई जिक्र नहीं था, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंगहान ने उन तीनों का काम तमाम कर दिया। भले ही फैंगहान इन तीनों का कातिल है, लेकिन इनकी मौत का इल्जाम उस हेवनली डिक्री की वजह से फैंगहान पर ना जाकर सीधे डीमन प्रिंस टियानचिंग पर लगने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लैक सी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एक कल्टीवेटर अपनी सोड पर सवार होकर पहुंच चुका था। वेल, इसका नाम था फूशान और ये टाई सेक्ट का एक मास्टर है। वो कहता है कि इसी आइलैंड से हमारे कल्टीवेटर्स ने हेवनली डाओ डिक्री को रिलीज किया था, मगर उन तीनों का तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। पता नहीं हमें यहाँ बुलाकर वो लोग कहाँ गायब हो गए। दरअसल मास्टर फूशान को कोई आइडिया नहीं थी कि उसके तीनों डिसाइपल फैंगहान के हाथों मारे जा चुके। तब तक वहाँ पर मास्टर फूशान का एक और साथी पहुंच जाता है, जिसका नाम था मास्टर लूमिंग। वो भी वहाँ आते साथ ही टाई सेक के कल्टीवेटर्स के बारे में पूछने लगा। साथ ही वहाँ पर 3 और मास्टर्स की एंट्री हो गई। दरअसल इन 5 को टाई सेक के ग्रेट मास्टर्स के नाम से जाना जाता था। लूमिंग उन तीनों से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, अब ये मत बोलना कि तुम शराब पीने में बिजी थे। तो उनमें से एक मास्टर कहता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में मजाक नहीं करते, चलो बताओ तीनों डिसाइपल्स कहाँ पर हैं जिन्होंने हमें संदेशा भेजा था। जिस पर लूमिंग इरिटेट होते हुए बता रहा था कि पता नहीं वो तीनों कहाँ चले गए, उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर खुद ही गायब हो गए। इसी दरमियान वहाँ पर टाई सेक के और भी ट्रू डिसाइपल पहुँच गए, यानी कि ये लोग डीमन प्रिंस टियानचिंग को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। और उतने में वहाँ पर ग्यूकिन के प्ले होने की आवाज आने लगी। साथ ही साथ हम एक फ्लाइंग कैरेज को भी देख पाते हैं। वेल, इसी कैरेज पर सवार एक सर्वेंट अपने मास्टर को प्लीज करने के लिए यहाँ पर ग्यूकिन को बजा रही थी। वेल, इस बंदे को सीनियर वेई के नाम से जाना जाता है और ये टाई सेक का एक जाना माना फिगर था। सो वेई के वहाँ आते ये सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगे और उतने में वेई ने इन 5 मास्टर्स को अपने सामने बुलाया। मास्टर फूशान उसे बता रहे थे कि जैसे ही हमें हेवनली डिक्री मिली हम तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गए। इनफैक्ट हमने तो एक पल भी जाया नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद हमारे डिसाइपल्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे। पता नहीं उन तीनों को आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई। जिस पर सीनियर वेई बता रहा था कि मैंने इस आइलैंड पर एंटर करते ही यहाँ पर मुझे बहुत ही भयानक डेथ ऑरा महसूस हुई, और वो डेथ ऑरा किसी और की नहीं बल्कि हमारे तीनों कल्टीवेटर से बिलोंग करती है। इसका मतलब तो तुम समझ गए होंगे, वो तीनों ऑलरेडी मर चुके हैं। यहाँ पर सीनियर वेई काफी ज्यादा गुस्से में था। अब अपने सीनियर्स के मरने की खबर सुनते ही टाई सेक के डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि टाई सेक जैसे पावरफुल फैक्शन के लोगों को मारने की हिम्मत कौन करेगा। उतने में मास्टर लूमिंग कह रहा था कि जरूर से ये उस डीमन प्रिंस टियानचिंग का काम होगा। उस कमीने ने हमारे टाई सेक के डिसाइपल्स को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पर सीनियर वेई कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि टियानचिंग ऐसी रिस्क उठाएगा। सो अगर हमें इस मसले को सुलझाना है तो हमें इसे पहला इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था इसका जवाब तो हमें बस डीमन प्रिंस टियानचिंग ही दे सकता है। तो सबसे पहला हमें उसे ही कैप्चर करना होगा। और वैसे भी आज न कल डीमंस और इमॉर्टल्स के दरमियान की बैटल होने वाली है, तो मेरे ख्याल से इसी इंसिडेंट के साथ उसकी शुरुआत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस जंग का आगाज मैं करूंगा। जिसके बाद उन 5 ग्रेट मास्टर से कहने लगा कि जल्दी से शुआंगहुआन इमॉर्टल पाथ को एक हेवनली डाओ एग्जीक्यूशन ऑर्डर रिलीज करने के लिए बता दो। अब हम सब लोग मिलकर डीमन प्रिंस टियानचिंग का शिकार करेंगे। यहाँ पर सीनियर वेई ने गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज कर दिया था, जिससे समंदर में खलबली मच गई। और इसी से हम इस बंदे की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। टाई सेक्ट इस दुनिया का नंबर 1 फैक्शन था, तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ का सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल होगा।
होगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें सी के बॉटम का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन के अंदर हम लोंगशान को देख पाते हैं। वेल टाई सेक के डिसाइपल्स ने इस पर पॉइजन से अटैक किया था, जिसके चलते लोंगशान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वेल काफी देर से ये बंदी बेहोश थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन में कैसे पहुंच गई। और उतने में हमारे हीरो फैंगहान की वहाँ पर एंट्री होती है। वो लोंगशान को बता रहा था कि मैंने तुम्हारी बॉडी से काफी हद तक उस पॉइजन को क्योर किया है, बस कुछ ही देर में तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी। उतने में लोंगशान फैंगहान से टाई सेक के डिसाइपल्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पर फैंगहान बता रहा था कि वो बैटल तो खत्म हो गई। मेरे ख्याल से टाई सेक के तीनों डिसाइपल डेमन प्रिंस टियानचिंग के हाथों मारे गए। यहाँ पर फैंगहान ने लोंगशान के साथ झूठ बोला। उसने खुद होकर उन ताई सेक के डिसाइपल्स का काम तमाम किया था, लेकिन उसने इल्जाम लगाया डीमन प्रिंस टियानचिंग पर। दरअसल टाई सेक के डिसाइपल्स ने जिस हेवनली डिक्री को रिलीज किया था, उस पर डीमन प्रिंस टियानचिंग का ही जिक्र था। उन्होंने उसमें फैंगहान और उसके साथियों का जिक्र भी नहीं किया। तो फैंगहान ने भी डिसाइड किया कि वो इसी सिचुएशन का फायदा उठाएगा, क्योंकि वो ताई सेक जैसे पावरफुल फैक्शन के साथ कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। वेल यहाँ पर उन तीनों डिसाइपल्स के मौत की खबर सुनते ही लोंगशान काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कहती कि डीमन प्रिंस टियानचिंग ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी ये हरकत इमॉर्टल्स और डीमंस के दरमियान की ग्रेट वॉर को ट्रिगर कर देगी। तो फैंगहान उसे समझाने लगा, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से अब हमने जल्दी से रुइंस की तरफ वापस जाना चाहिए। जिसके बाद वो शाओलिंग की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये तो अच्छा हुआ मैंने लोंगशान को ये नहीं बताया कि टाई सेक के लोग मेरे हाथों मारे गए, वरना वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती। अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओलिंग को देख पाते, जो कि कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी थी। तब तक फैंगहान भी उससे मिलने पहुंच जाता है। वो कह रहा था, शाओलिंग अच्छा हुआ तुम अवेक हो गई, बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा। जिस पर शाओलिंग बता रही थी कि उस बैटल में तो मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर पाई और बिना कुछ करे ही बेवजह घायल हो गई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगली बार जब भी कोई मुकाबला होगा मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। जिस पर फैंगहान कह रहा था, शाओलिंग पहला तुमने रिकवर होने पर ध्यान देना चाहिए, बैटल का बाद में देखेंगे। जिसके बाद हमें हुआंगचॉन ड्राइंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फैंगहान ड्रैगन यान से मिलने पहुंच चुका था। हम देख पाते कि टाई सेक के तीनों मरे हुए डिसाइपल्स की बॉडी ड्रैगन यान के पास है। ड्रैगन यान कह रहा था कि इन तीनों ने तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अच्छा हुआ ये कामयाब नहीं हो पाए। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि टाई सेक पावरफुल होने की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं तो इन्हें खत्म करना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने खुद होकर मेरा रास्ता रोका। अब अगर इन्होंने जंग की शुरुआत की थी तो मैंने उसे खत्म कर दिया। वैसे इन तीनों बंदों के तेवर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा रईस भी थे, तो क्यों ना इनका खजाना लौटा जाए। ये अच्छा मौका है टाई सेक के डिसाइपल्स की स्टोरेज बैग चेक करने का। पता तो चले कि टाई सेक अपने ट्रू डिसाइपल्स को कौन सी ट्रेजर देता है। और उतने में फैंगहान ने एक स्टोरेज पाउच को उठा लिया। ड्रैगन यानो से बताने लगा कि इसे 1000 ट्रेजर पाउच कहा जाता है। टाई सेक के हर एक ट्रू डिसाइपल के पास तुम्हें ऐसा ही स्टोरेज बैग देखने को मिलेगा। वेल इन स्टोरेज बैग की खासियत ये है कि ये अपने अंदर हजारों लाखों ट्रेजर को पनाह दे सकती, साथ ही साथ इन पर एक सील भी सेटअप किया जा सकता, ताकि इस बैग के मास्टर के अलावा कोई और इसे छू भी ना पाए। लेकिन मैं येलो स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ इन पर लगे हुए रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता हूँ। और फिर 1 सेकंड के अंदर ही ड्रैगन यान ने उस रेस्ट्रिक्शन को हटाकर फैंगहान के सामने उन पाउच को ओपन कर दिया। वो कह रहा था, फैंगहान चलो देखा जाए तुम लकी हो या फिर अनलकी। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेजर मिल सकते हैं। और उतने में फैंगहान ने उस स्टोरेज बैग में से गोल्ड को बाहर निकाल लिया। उस गोल्ड में से तो तुरंत ही एक रेड कलर की पिल पॉपअप हो गई थी। तो यान फैंगहान को बताने लगा कि ये तो एक नेसेंट सोल पिल है। अब ऐसी पिल का नाम ही फैंगहान ने पहली बार सुना था। तो यान उसे बताने लगा कि एक टॉप ग्रेड की पावरफुल पिल है। मेरे ख्याल से पूरा गोल्ड इन्हीं पिल से भरा होगा। आगे चलकर ये सारी नेसेंट सोल पिल तुम्हारे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा काम आएगी। तो अब उस गोल्ड को हासिल करने के बाद फैंगहान ने एक और ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। ड्रैगन यान बता रहा था कि ये तो टाई सेक का हेवनली लायन ग्रेट लॉ है। आसान भाषा में बताया जाए तो इन तीनों कल्टीवेटर्स ने अपने लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इस हेवनली लायंस को कल्टीवेट किया था।
यानी कि उन तीनों की कई सालों की कल्टीवेशन का फल तुम्हारे हाथ में है। जो सुनकर ही फैंग हान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो यान से पूछ रहा था कि बताओ इन तीनों हेवनली लाइन्स का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा। जिस पर ड्रैगन यान बता रहा था कि फिलहाल इस ट्रेजर पर उसके पुराने मास्टर्स के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मौजूद है, तो येलो स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करते हुए मुझे सबसे पहला उन इम्प्रिंट्स को हटाना होगा। इम्प्रिंट्स के हटने के बाद मुझे एक पपेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रिफाइन करना होगा, जिसके बाद मैं इन तीनों हेवनली लायंस को तुम्हारे अवतार में बदल दूंगा। यानी कि मेरे दोस्त फैंग हान के पास 3 लाइफ एक्स्ट्रा हो जाएगी। जो सुनते साथ ही फैंग हान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और ड्रैगन यान से कह रहा था कि चलो जल्दी से इन्हें रिफाइन करना शुरू कर दो। तो ड्रैगन यान ने येलो स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला तो उन इम्प्रिंट्स को हटा दिया, जिसके चलते हेवनली लायन अपने असली फॉर्म में आ चुके थे। वो कह रहा था फैंग हान इनके अवतार बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें रिफाइन कर लो। तो फैंग हान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उन हेवनली लायन का पीछा करने लगा। यहाँ पर उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उन तीनों हेवनली लायंस को रिफाइन कर लिया। यानो से बता रहा था कि मुश्किल वक्त में तुम इन हेवनली लायंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से हर एक हेवनली लायन चौथी लेवल के एक्सपर्ट को भी आसानी से हरा सकता है और तुम्हारे पास तो ऐसे 3 हैं, यानी कि तुम इन यांग रेल्म के डिवाइन एबिलिटीज वाले बंदे को भी हरा पाओगे। तो फैंग हान कहने लगा कि हेवनली लायंस ग्रेट लॉ तो काफी ज्यादा कमाल का है, मगर इसका इस्तेमाल करते साथ ही मेरे ओपोनेंट को पता चल जाएगा कि ये टाई सेक का ट्रेजर है। तो इसका इस्तेमाल मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरा ओपोनेंट एक हो और मैं उसे ही मारना चाहता हूँ। उस वक्त तो ये टेक्निक मेरे लिए एक हुक्म का इक्का साबित होगी। अब ड्रैगन यान कहता है कि चलो एक और ट्रेजर को चेकआउट करो। दरअसल उस गोर्ड के अंदर 6 यांग होली वाटर था, जो देखते साथ ही फैंग हान यान से कहने लगा कि ये तो एक प्योर यांग वाटर है, इसकी मदद से तुम अपनी पावर को रिस्टोर कर पाओगे। जिस पर यान बताने लगा कि मैं फिलहाल लॉन्गेटिविटी सीक्रेट रेल्म का एक्सपर्ट हूँ। इमॉर्टल रेल्म की 9 स्पिरिचुअल एनर्जीज से फॉर्म हुआ एसेंस मेरे काम आ सकता है। उसे 9 यांग होली वाटर कहा जाता है और जो तुम्हारे पास है वो है 6 यांग होली वाटर, जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं। अब ये सुनकर फैंग हान थोड़ा सा मायूस हो गया। वो चाहता था कि ड्रैगन यान की पावर को रिस्टोर किया जाए, मगर यान ऑलरेडी इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मामूली सी पिल या फिर कोई एलिक्सर उसके काम नहीं आएगा। वो कह रहा था कि भले ये 6 यांग होली वाटर मेरे किसी काम का नहीं, मगर ये तुम्हारी ट्रू एनर्जी को कंडेंस करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ तुम इस होली वाटर का इस्तेमाल करते हुए ट्रेजर को भी रिफाइन कर पाओगे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो वर्ड ट्री का ट्रेजर है उस पर इस वाटर को पोर कर दो। जो सुनते साथ ही फैंग हान ने वर्ड ट्री के पीस को बाहर निकालते हुए उसे 6 यांग होली वाटर के साथ मर्ज कर दिया। ये दोनों तो ये देखकर ही हैरान हो गए कि वाकई इस होली वाटर ने उस ट्री के टुकड़े की पावर्स को बढ़ा दिया है। उस वर्ड ट्री के छोटे से टुकड़े से बहुत ही खतरनाक वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी रिलीज हो रही थी। यानो से बताने लगा कि जब हेवन एंड अर्थ फॉर्म हुए थे उसी वक्त इस डिवाइन ट्री की भी रचना हो गई। तुम इसे अर्थ एंड हेवन का सेंटर भी बोल सकते हो। इनफैक्ट इसी के अंदर तुम्हें इमॉर्टल रेल्म में जाने के लिए पैसेज भी मिल जाएगा। सच बताओ तो ये हेवन की तरफ से तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। साथ ही आगे चलकर तुम इसी वर्ड ट्री की वुड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हुआ तियांडो को भी हरा पाओगे। तो फैंग हान उस वर्ड ट्री को अपने माइंड स्पेस में डालते हुए यान को बताने लगा कि मैं धीरे धीरे करके इस ट्री को काफी ज्यादा नर्चर करूंगा ताकि सही वक्त आने पर ये मुझे सर्व कर पाए। जिसके बाद फैंग हान उस आइलैंड पर मौजूद एक फॉरेस्ट में पहुंच गया। वो कह रहा था कि यहाँ की वुड स्पिरिट एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यानो से बता रहा था कि ये जगह अजूर वुड एम्परर की स्किल को कल्टीवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उस स्किल को मास्टर करते वक्त तुम्हें ढेर सारी वुड स्पिरिट एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो जल्दी से वुड ट्री की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की वुड स्पिरिट एनर्जी को रिफाइन करना शुरू कर दो। जो सुनते साथ ही फैंग हान ने वुड ट्री की मदद से वहाँ की सारी वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू किया। इसकी मदद से वो अजूर एम्परर की वुड स्किल को एडवांस लेवल पर पहुंचा सकता था। वहाँ की पावरफुल वुड स्पिरिट एनर्जी की वजह से वर्ड ट्री में भी काफी सारे बदलाव होने लगे। उस टाइम में से हम नए पत्तों को उभरता हुआ देख पाते हैं और उतने में फैंग हान पर अटैक हो गया, जिसे फैंग हान ने उतनी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो अपने अटैकर से मिलने पहुंच गया। वेल ये 2 कल्टीवेटर्स थी। वो कह रही थी कि ये हमारे असेंशन गेट का इलाका है, तुम यहाँ पर
बिना परमिशन के नहीं आ सकते। यहाँ पर फैंगहान ने नोटिस किया कि ये लड़कियां कोई डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं बल्कि राइचियस पाथ की फॉलोअर्स हैं। साथ ही यान उसे बताने लगा कि इन दोनों लड़कियों ने तुम्हारी युवा सेक्ट की टेक्निक का ही इस्तेमाल किया था, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि युवा सेक्ट की डिसाइपल इस इलाके में कैसे पहुँच गयी। तो फैंगहान तुरंत ही उनसे पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और तुमने हमारी युवा सेक्ट की टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे किया। यहाँ पर युवा सेक्ट का नाम सुनते ही वो दोनों बंदियां काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गयी। वो तुरंत ही फैंगहान को बताने लगी कि हमारी मास्टर भी उसी सेक्ट से बिलोंग करती है। उन्हें एंशिएंट लाइटनिंग मदर का रीइंकार्नेशन भी कहा जाता। शायद तुम उनसे पहले भी मिल चुके होंगे। उनका नाम किंगशुई है। वेल यहाँ पर फैंग किंगशुई का नाम सुनते ही फैंगहान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद सीनियर किंगशुई ने यहाँ पर अपना एक सेक्ट ओपन किया जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वो सोचता है कि एक बार सीनियर किंगशुई ने मुझे बताया था कि हम सभी के कोई ना कोई राज होते हैं जिन्हें हम किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। शायद ये उनका एक सीक्रेट होगा। तो फैंगहान तुरंत ही उन लड़कियों से प्यार से बात करते हुए बताने लगा कि अगर किंगशुई तुम्हारी मास्टर है तो मैं तुम्हारा जूनियर अंकल हूँ। मगर उन लड़कियों को फैंगहान की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उससे कह रही थी कि अगर तुम वाकई युवा सेक्ट के डिसाइपल हो तो जल्दी से अपना टोकन शो करो। और उतने में वहाँ पर फांगशियांग नाम की बंदी पहुँच जाती है जो कि किंगशुई की सर्वेंट थी। फैंगहान तो उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि इन दोनों की कई सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ पर शियांग उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी कि तुमने तो इन सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तुमने तो सीक्रेट राउंड की डिवाइन एबिलिटीज को भी ऑलरेडी अचीव कर लिया। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि तुम्हें युवा सेक्ट का एक पावरफुल डिसाइपल माना जाता है। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि ये सब सीनियर किंगशुई की वजह से ही पॉसिबल हुआ। वैसे ये लड़कियाँ मुझे बता रही थी कि यहाँ पर उनका असेंशन गेट है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो शियांग उसे बताने लगी कि सीनियर किंगशुई को कुछ सालों पहले ही थंडर एम्परर का एक डाओ आर्टिफैक्ट हासिल हुआ। उसे इमॉर्टल लाइटनिंग टैलिस्मान कहा जाता है। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि वो एंशिएंट लाइटनिंग मदर का रीइंकार्नेशन है। तभी जाकर उन्होंने साउथ सी के आइलैंड पर अपनी एक केव फॉर्म कर ली। इसे असेंशन गेट या फिर थंडर केव के नाम से भी जाना जाता। और हाँ, युवा सेक्ट के लोगों को इस केव के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो प्लीज उनके सामने बिल्कुल भी इसका जिक्र मत करना। जिसके बाद हमें किंगशुई की थंडर केव में मौजूद डीमन सेपरेशन अल्टर दिखाया गया। यहाँ पर थंडर केव की कई सारी कल्टिवेटर्स मिलकर एक डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। दरअसल यहाँ पर वही हेवनली वाटर डीमन है जिसे किंगशुई और टियानचिन ने एक जमाने पहले कैप्चर किया था। सबको ये लगता था कि ये डीमन तो मर चुका है, लेकिन असल बात तो ये थी कि किंगशुई ने इसे सप्रेस करके रखा क्योंकि वो अभी तक इतनी पावरफुल नहीं बनी कि इस डीमन को मार पाए। अब यहाँ पर ये सभी लड़कियां उस फॉर्मेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उतने में उस डीमन पर लाइटनिंग से अटैक हो गए, जिसके चलते उस हेवनली वाटर डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो काफी ज्यादा तड़पते हुए डीमन प्रिंस टियानचिंग और किंगशुई को कोस रहा था। वेल, उस डीमन ने कसम खाई थी कि जिस दिन वो यहाँ से आजाद होगा उसी दिन टियानचिंग और किंगशुई का काम तमाम कर देगा। और उतने में उस केव में 3 कल्टिवेटर्स पहुंच जाते हैं जिन्होंने आते साथ ही किंगशुई के डिसाइपल्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। साथ ही वो उन जंजीरों को ब्रेक कर रहे थे जिसके अंदर वो वाटर डीमन कैद है। यहाँ पर किंगशुई के डिसाइपल्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये इस वाटर डीमन को आजाद क्यों करना चाहते। तो अब उन्होंने भी इन 3 कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर ये तीनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनकी खतरनाक डिवाइन पावर के सामने ये बंदियां पूरी तरह से फीकी पड़ गई, मगर फिर भी ये लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थी कि इस फॉर्मेशन को बचा के रखा जाए। उन्होंने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इन 3 लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं होता, जिसके चलते किंगशुई की कई सारी डिसाइपल्स मारी गयी। और फाइनली हेवनली वाटर डीमन ने वहाँ की चट्टानों पर लगे हुए सील को ब्रेक कर दिया। वो डीमन अब आजाद होने की कगार पर था, जो देखते साथ ही वो तीनों लोग कहने लगे कि हमारा काम तो हो चुका है, अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो तीनों वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर में उस थंडर केव में एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। उसकी आवाज फैंगहान और शियांग ने भी सुन ली थी। फैंगहान बता रहा था कि यहाँ पर मुझे बहुत ही भयानक डिमोनिक एनर्जी का एहसास हो रहा। तो शियांग कहती है कि हमारी सीनियर किंगशुई ने हेवनली वाटर डीमन को कैद करके रखा था, मेरे ख्याल से उस पर लगा हुआ सील ब्रेक हो चुका है। अगर वो डीमन आजाद हो गया तो कई सारे मासूम मारे जाएंगे। तो फैंगहान भी उनकी मदद करने के लिए थंडर केव की तरफ रवाना हो गया, मगर तब तक तो काफी ज्यादा देर हो गई क्योंकि हेवनली वाटर डीमन ऑलरेडी आजाद हो चुका है। यहाँ पर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और ये बंदा डिवाइन रॉल्म की 5वें लेवल का कल्टिवेटर है, यानी कि फैंगहान के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल था।
अब उस डीमन किंग ने आजाद होते ही अपनी हेवनली डीमन आर्मी को समन कर लिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। इस हेवनली डीमंस की आर्मी को देखकर किंग शुई की डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किंग शुई के सामने ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगी। और उतने में शियांग और फैंगहान वहाँ पर पहुँच गए। फैंगहान तो डीमन किंग की इस एनर्जी को देख कर ही हैरान था। वहीं पर शियांग से बताने लगी कि इस डीमन किंग ने अपनी डीमन कोर को ऑलरेडी फॉर्म किया था, तो इसी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मेरे ख्याल से ये आजाद होने के बाद ब्रेक थ्रू करते हुए 7वीं लेवल पर पहुंच चुका है। हमारी मास्टर किंग शुई और डीमन प्रिंस टियानचिंग ने एक साथ मिलकर इसे मारने की कोशिश की थी, मगर इस बंदे के पास एक इमॉर्टल सोल होने की वजह से वो लोग इसे खत्म नहीं कर पाए, तो उन्हें मजबूर होकर इसे सील करना पड़ गया। भले इसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इसकी रेमनेंट सोल भी हम पर भारी पड़ सकती है। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि ये डीमन हमारी दुनिया के लिए एक थ्रेट है, हम इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से भागने नहीं दे सकते। शियांग बता रही थी कि ये डीमन हमारी पूरी थंडर केव को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि हमारे मास्टर किंग शुई की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसलिए वो अपनी कल्टीवेटर से कहने लगी कि चाहे आज तुम्हें अपनी जान ही देने क्यों न पड़ जाए, लेकिन ये डीमन यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो उन डिसाइपल्स ने तुरंत ही अपने सीनियर के हुक्म को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फैंगहान उनसे कह रहा था कि तुम में से कोई भी उस डीमन किंग के पास नहीं जाएगा, उस डीमन किंग को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, और तब तक तुम सभी लोग मिलकर उसकी डिमोनिक आर्मी से निपट लेना। यहाँ पर शियांग नहीं चाहती थी कि फैंगहान अकेली ही ये रिस्क उठाए, लेकिन तब तक फैंगहान तो जा चुका था। उसने बड़ी इक्वल अंदाज में जाकर अपने डिमोनिक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए हेवनली डीमन पर अटैक कर दिया, मगर वो बंदा तो ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुका था। और फिर उसने अपने डिमोनिक आर्मी को हुक्म दिया कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही उन हेवनली डीमंस ने फैंगहान पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर फैंगहान बड़ी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डीमन किंग को ढूंढने लगा, मगर उसे उस डिमोनिक एनर्जी के टोर्नेडो में डीमन किंग का कोई ट्रेस नहीं मिलता। जो देखते साथ ही फैंगहान समझ गया कि अब उसे कुछ भी करके इस डीमन किंग को सामने आने पर मजबूर करना होगा। और उतने में ही डिमोनिक एनर्जी से बना हुआ एक हेवी हैंड सीधे फैंगहान की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर फैंगहान ने जानबूझकर उस अटैक को डॉज नहीं किया। वहीं पर शियांग तो ये देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई कि फैंगहान उस डिमोनिक हैंड के नीचे कुचल चुका है, मगर उतने में उस डिमोनिक हैंड पर ढेर सारी वुड एनर्जी लिपटने लगती है। साथ ही साथ फैंगहान ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक हैंड की धज्जियां उड़ा दी। वेल यहाँ पर फैंगहान ने वर्ड ट्री की वुड एट्रीब्यूट एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि एक एंशिएंट ताकत होने की वजह से उस डिमन आर्मी पर भारी पड़ गई। यहाँ पर फैंगहान ने अपने एक ही मूव के साथ पूरी की पूरी हेवनली डीमन आर्मी को वाइप आउट कर दिया। उसकी पावर्स को देखते साथ ही थंडर केव की सारी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान थी। इधर फैंगहान अभी भी उस हेवनली डीमन किंग की तलाश कर रहा था, और उतने में उस डीमन किंग ने उसकी पीठ पर वार किया, लेकिन फैंगहान काफी ज्यादा चालाक था। उसने समय रहते अपने एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। जो देखते साथ ही वो डीमन किंग भी थोड़ा सा हैरान था। वो कह रहा था, लड़के तुम्हारे पास भी काफी अच्छी खासी स्किल्स है। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि तुमने तो ऑलरेडी अपनी डीमन कोर को भी फॉर्म कर लिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे जैसी मामूली कल्टीवेटर पर स्नेक अटैक कर दिया, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। ऐसे पीठ पीछे से वार तो बस एक लूजर कर सकता। जिस पर हेवनली वाटर डीमन किंग कहने लगा कि कुछ सालों पहले मुझ पर भी ऐसा ही स्नेक अटैक हुआ था। किंग शुई और उसके दोस्त टियानचिंग ने मिलकर मेरी पीठ पर वार किया। उन दोनों की वजह से ही मैं इतने सालों तक यहाँ पर कैद रहा। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मुझे आजाद करने का बढ़िया काम किसने किया, लेकिन अब जबकि मैं फ्री हो चुका हूँ तो मैं किंग शुई से रिलेटेड हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसका सेक्ट, उसके दोस्त और उसकी फैमिली सबके सब मेरे पांव तले रौंदे जाएंगे, और इस तबाही की शुरुआत होगी इस थंडर केव के साथ। वेल यहाँ पर उस डीमन किंग ने एक बहुत ही पावरफुल बैरियर को सेटअप कर दिया था, जिसे डिवाइन रेल्म का एक पावरफुल से पावरफुल एक्सपर्ट भी ब्रेक नहीं कर सकता। और अब वो बड़ी तेजी के साथ फैंगहान पर अटैक कर देता है, मगर फैंगहान ने समय रहते उसके हमले को डॉज कर दिया। वो फैंगहान को बताने लगा कि सदर्न चाइना सी में टोटल 39 आइलैंड हैं। मैं इन सभी आइलैंड पर तबाही मचाने की फिराक में था, लेकिन उस किंग शुई और टियानचिंग ने मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया, वरना तो हर एक आइलैंड पर मौजूद सिटीज कब की ही मेरे हाथों बर्बाद हो जाती। दरअसल मैं इंसानी खून का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को नरिश कर सकता था, और इसी वजह से मैंने ये प्लान बनाया। और एक बार फिर से उसने फैंगहान पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फैंगहान उसके हाथ को पकड़कर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। लेकिन डीमन किंग एक बार फिर से सही वक्त पर वहाँ से गायब हो गया।
वो फैंगहान से कहने लगा कि तुम युनहुआ सेक्ट के ट्रू डिसाइपल हो। युनहुआ सेक्ट तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं जानता। तुम दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मुझे उल्लू नहीं बना पाओगे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एंशिएंट डिमोनिक आर्ट्स को परफॉर्म करते हो। तुमने तो सबसे स्पेशल 5 एम्पायर्स ग्रेट डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी को भी मास्टर किया। अगर ये बात गलती से भी युनहुआ सेक्ट को पता चल जाए तो वो सीधे तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। मगर ये तो तब होगा जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। आज मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी बॉडी और सोल स्पिरिट को सीज कर दूंगा। मेरे पास एक सोल सर्चिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट से पर्दा उठा सकता हूँ। और उतने में ही इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल पंचेस हिट कर रहे थे। वेल यहाँ पर डीमन किंग ने अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। जो देखते साथ ही फैंगहान अपनी डेमोनिक ब्लेड को समन कर लेता है और फिर उसने अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग पर एक जोरदार हमला कर दिया। यहाँ पर डीमन किंग ने बस अपने बेयर हैंड से ही फैंगहान की ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे जमीन की तरफ पुश कर दिया। जो देखते साथ ही फैंगहान ने तुरंत ही अपनी हेवनली लायन आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। इस पल में डीमन किंग उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर हेवनली लायन उसे निगल पाई इससे पहले ही वो बंदा पीछे हट गया। वेल इस हेवनली लायन को देखते साथ ही डीमन किंग कहने लगा कि ये तो टाई सेक्ट की एक स्पेशल टेक्निक है, मगर ये तुम्हारे पास कहां से आ गई? मेरे ख्याल से तुमने टाई सेक्ट के कल्टीवेटर्स को मार के उनका ट्रेजर छीन लिया होगा। मगर फैंगहान उसकी बकवास बातों में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। उसने तुरंत ही अपनी हेवनली लायन का इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग पर अटैक कर दिया। यहाँ पर हेवनली लायन डीमन किंग पर अपनी फायर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जो देखते साथ ही डीमन किंग ने अपनी डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस हेवनली लायन को जकड़ लिया। तब तक दूसरा लायन उस पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसने फटाफट से इस लायन को उठाकर दूसरे पर दे मारा। साथ ही उसने अपनी 2 जोरदार लातों के साथ उन दोनों हेवनली लायंस को बुरी तरह से घायल कर दिया था। यहाँ पर फैंगहान समझ गया था कि ये डीमन किंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये 2 लायंस उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसने अपने एक और हेवनली लायन को बाहर निकाल लिया। जो देखते साथ ही डीमन किंग उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीसरा लायन काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी फायर पावर बरसाते हुए डीमन किंग को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन डीमन किंग यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके हर एक अटैक को डॉच कर देता है। मगर थोड़ी देर में उसकी स्पीड कम हो गई और इसी का फायदा उठाते हुए फैंगहान उस पर एक जोरदार लात जड़ चुका था। इसी दरमियान फैंगहान की बाकी की 2 हेवनली लायंस ने भी रिकवर कर लिया और फिर उन तीनों लायंस ने एक साथ मिलकर उस पर फायर अटैक करना शुरू कर दिए। जो देखते साथ ही डीमन किंग को भी समझ आ गया कि उसने गलत बंदे से पंगा लिया है। साथ ही इन हेवनली लायंस के मुसलसल हमलों की वजह से उसकी गोल्डन कोर भी शटर हो गई। जो देख फैंगहान उससे कह रहा था कि तुम्हारी कोर तो डैमेज हो गई, यानी कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो मुझे खत्म करके मेरे सीक्रेट्स को रिवील करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि बस थोड़ी देर में तेरी पावर पूरी तरह से डिप्लेट होकर तुम मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जो सुनते साथ ही डीमन किंग के ईगो पर चोट लग गई। वो फैंगहान से कह रहा था कि तू एक मामूली सा कल्टीवेटर है, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू एक डीमन किंग को खत्म कर पाए। चल अब मैं तेरे सामने मेरी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करूंगा। और इतना कहते साथ ही डीमन किंग ने अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसे देखते साथ ही ड्रैगन यान थोड़ा सा पैनिक हो चुका था। वो कह रहा था कि ये तो डिमोनिक सेक्ट की एक सुप्रीम डिमोनिक आर्ट है, इसे एंशिएंट जमाने में ग्रेट सेवरिंग टेक्निक कहा जाता था। फैंगहान अब तुम इस बंदे के साथ हेड ऑन मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी से इसके अटैक को डॉच कर दो। तो यहाँ पर फैंगहान ने तुरंत ही अपने हेवनली लायन से एक सेलेस्टियल लायन शील्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि पावरफुल से पावरफुल अटैक भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इधर डीमन किंग ने अपनी ग्रेट सेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान पर हजारों स्लैशेस बरसाना शुरू कर दिए। उन स्लैशेस ने जहाँ भी टच किया उस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर फैंगहान की सेलेस्टियल लायन शील्ड की भी धज्जियां उड़ गई और फिर एक साथ हजारों स्लैशेस रिलीज करने के बाद फाइनली डीमन किंग ने अपने अटैक को रोक दिया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फैंगहान उन स्लैशेस की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो यान को बताने लगा कि इस बंदे की ग्रेट सेवरिंग टेक्निक तो हद से ज्यादा भयानक थी, मगर इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से इस बंदे की पावर भी थोड़ी सी और डिप्लेट हो गई, तो क्यों ना इसकी एनर्जी को और थोड़ा सा जाया किया जाए। और इतना कहते साथ ही फैंगहान वहाँ से भागने लगा। हालांकि डीमन किंग उससे कह रहा था कि मेरे यहाँ होते हुए तो कहीं भी नहीं जा सकता, और फिर उसने वहाँ पर वॉइड सेवरेंस को ओपन कर दिया। दरअसल ये मूव एक स्पेस रिफ्ट जैसा काम करती थी, तो उसने फैंगहान को अपने अंदर खींचते हुए उसे सीधे डीमन किंग की तरफ थ्रो कर दिया। यहाँ पर डीमन किंग तो ऑलरेडी उस पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर फैंगहान ने समय
रहते अपने डीमन सोड पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसके चलते डीमन किंग का पहला अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए उसने गुस्से में आकर उस सोड पपेट पर जोरदार वार कर दिए, जिसके चलते फैंगहान का पपेट वहीं पर मारा गया। अब जैसे ही फैंगहान उसके सामने आया, वो बड़ी तेजी के साथ जाकर फैंगहान को चोक करना शुरू कर देता है। मेरा था लड़के, तुम काफी ज्यादा शातिर हो, मैं तुम्हारी हर एक ट्रिक को देखना चाहूंगा। और उतने में फैंगहान ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। जो सुनते साथ ही फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन वहाँ पर आ चुकी थी। डीमन किंग तो इस ट्रेजर को देखते साथ ही काफी ज्यादा अमेज हो गया। उसने इस कोल्ड्रन के अटैक से खुद को बचाने के लिए फैंगहान को ही उस पर पुश कर दिया, लेकिन फैंगहान तो सीधे जाकर उस कोल्ड्रन में समा चुका था और अब वो कोल्ड्रन फैंगहान को कलेक्ट करते साथ ही वहाँ से भागने लगी। डीमन किंग भी जानता था कि ये फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन कितना स्पेशल आर्टिफैक्ट है, इसलिए वो भी इसे हासिल करने के लिए उस कोल्ड्रन के पीछे रवाना हो गया। वो कोल्ड्रन तो बैरियर को ब्रेक करके बाहर आ चुकी थी, मगर डीमन किंग उसके पीछे था। यहाँ पर उसने उस कोल्ड्रन पर लगातार डिमोनिक एनर्जी से ब्लास्ट करना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ फैंगहान कोल्ड्रन में मौजूद स्पेस में अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर लॉन्गशियान तो फैंगहान को घायल देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर फैंगहान नेसेंट सोल पिल को कंज्यूम करते हुए अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने लगा। उससे कह रहा था कि तुम बस कोल्ड्रन पर ध्यान दो, ये गलती से भी उस डीमन किंग के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मगर डीमन किंग ने तो ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को हासिल करेगा। तो उस बंदे ने फटाफट से वॉइड सेवरेंस को ओपन करते हुए उस कोल्ड्रन को उसमें पुल कर लिया। लॉन्गशियान उससे कह रही थी कि पता नहीं इस बार तुमने किस बंदे से पंगे लिए, ये तो काफी ज्यादा भयानक था। तब तक फैंगहान की ऑलमोस्ट सारी पावर रिकवर हो चुकी थी। वो लॉन्गशियान को बताने लगा कि ये है द हेवनली वाटर डीमन किंग। अभी तक हमें ये लगता था कि ये डीमन तो मर चुका है, लेकिन ये बस सील्ड था। चलो जल्दी से इस कोल्ड्रन को सीधे बैरियर के अंदर पहुंचा दो, मैं वहीं पर इसका काम तमाम करूंगा। जो सुनते साथ ही लॉन्गशियान और शाओलिंग ने अपनी पावर्स को चैनल करते हुए कोल्ड्रन को सीधे बैरियर के अंदर घुसा दिया। इधर डीमन किंग तो उस फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो उस कोल्ड्रन तक पहुंच पाई इससे पहले ही फैंगहान ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। साथ ही साथ वो अपने वुडन वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन किंग को जकड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि डीमन किंग उसकी चपेट में नहीं आता और यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था और इस तरह से एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान एक हेड ऑन मुकाबला शुरू हो गया। इन दोनों में लगातार क्लैशेस शुरू हो गए और इसी दरमियान फैंगहान ने अपनी वुड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन वेपन को फॉर्म कर लिया। तो इस हमले को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीमन किंग ने अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। वेल यहाँ पर फैंगहान अपनी ब्लेड में अपनी सारी ताकत को चैनल कर रहा था ताकि वो जल्दी से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए। मगर डीमन किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, उसने भी अपनी शील्ड को प्रॉपरली मेंटेन रखा था। तो फैंगहान की फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन दूसरी तरफ से आकर उस पर हमला करने लगी, मगर डीमन किंग ने तो अपने डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन के अटैक को भी काउंटर करना शुरू कर दिया। यानी कि ये बंदा एक साथ दोनों तरफ से हो रहे हमलों को रोक पा रहा था। जो देख फैंगहान कह रहा था कि अफसोस कि तुम्हारे पास बस 2 ही हाथ हैं, तुम अब मेरे तीसरे हमले को रोक नहीं पाओगे। और इतना कहते साथ ही फैंगहान ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए हेवनली लायन से सीधे डीमन किंग पर अटैक कर दिया, जिसके चलते डीमन किंग घायल होकर नीचे की तरफ पटक गया। साथ ही साथ वो तीनों हेवनली लायन से एक साथ मिलकर उस पर अपनी एनर्जी से अटैक कर रहे थे। वेल यहाँ पर फैंगहान ने अपनी एक और मूव का यूज किया जिसे सेलेस्टियल लायन डीमन प्यूरिफिकेशन कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही हेवनली लायंस ने डीमन किंग पर अपनी बहुत ही खतरनाक फायर बरसाना शुरू कर दी, मानो यहाँ पर डीमन किंग को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते डीमन किंग बुरी तरह से तड़पने लगा। साथ ही साथ वो देखता है कि उसकी पावर्स भी ऑलमोस्ट डिप्लेट हो चुकी है, इसलिए उसने ग्रेट सेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से उन हेवनली लायंस के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ही उसने इस मूव का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान की हर एक कोशिश को नाकाम किया होगा, लेकिन इसी चक्कर में वो और भी ज्यादा कमजोर हो गया। यहाँ पर हेवनली लायंस अभी भी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन भी उसके पीछे पड़ गई। यहाँ पर डीमन किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। उसे फैंगहान के भयानक आर्टिफैक्ट्स ने चारों ओर से घेर लिया था और फाइनली वो फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया। यहाँ पर फैंगहान उससे कह रहा था कि भले ही मैं कल्टीवेशन में तेरे जितना हायर लेवल पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरे पास पावरफुल आर्टिफैक्ट्स थे, एलिक्सर थे और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, जिसके चलते तो घुटनों पर आ गया। जिस पर डीमन किंग हंसते हुए कहने लगा कि एक शेर को मारने के लिए कुत्तों ने अपने झुंड बना लिए। भले ही तू यहाँ पर मुझे खत्म कर दे, लेकिन मेरे पास से तुझे कोई ट्रेजर हासिल नहीं होगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी हेवनली डीमन डिसइंटीग्रेशन आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर उसका बहुत ही
भयानक डिमोनिक फॉर्म अपीयर हो गया। फैंगहान तुरंत ही समझ गया था कि ये बंदा तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के मूड में है और वो अपने साथ साथ इन सभी को मारना चाहता था। तो फैंगहान सीधे अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगा, लेकिन डीमन किंग वॉइड सेवरेंस को ओपन करते हुए इसे दोबारा से वहीं पर पुल कर लेता है। यहाँ पर लॉन्गशान और शुई तो उसके चपेट में नहीं आए, लेकिन वो फैंगहान के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी। फैंगहान उनसे कह रहा था कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त इस डीमन किंग का शिकार हो जाए। वहीं पर डीमन किंग उससे कह रहा था, फैंगहान तू आज बच नहीं सकता, तू भी मेरे साथ सीधे जहन्नुम जाएगा। और उतने में फैंगहान ने अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि ड्रैगन यान का ही फॉर्म था। यहाँ पर यान सीधे उस ड्रैगन की बॉडी से बाहर आते हुए डीमन किंग पर येलो स्प्रिंग वाटर से अटैक कर देता है। डीमन किंग तो यान को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि ये तो हुआंगचुआन पिक्चर का ड्रैगन है। यान के एक ही हमले में डीमन किंग तो बुरी तरह से घायल हो चुका था और फिर उस गोल्डन ड्रैगन ने उसे चारों ओर से घेर लिया। भले यहाँ पर वो बंदा येलो स्प्रिंग वाटर की पावर में तड़प रहा था, लेकिन अभी भी वो यही दोहराता है कि मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं। और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ड्रैगन यान ने उस डीमन किंग का काम पूरी तरह से तमाम कर दिया। उसने उस डीमन की सारी बची हुई पावर्स को कंबाइन करते हुए उसे फैंगहान की तरफ थ्रो कर दिया। यान उसे कह रहा था, मेरे भाई तुमने इस डीमन किंग के साथ पंगे लेकर एक जैकपॉट को हासिल किया। वैसे तो इस डीमन किंग को खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर ये तो अच्छा हुआ कि उस बेवकूफ ने ग्रेट सेवरिंग टेक्निक का यूज किया, जिसके चलते उस बंदे की डिमोनिक एनर्जी डिप्लेट हो गई और हमने उसी का फायदा उठाया, वरना तो हम दोनों मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते थे। खैर उसकी इतने सालों की कल्टीवेशन और साथ ही साथ सारी डिवाइन एबिलिटीज अब तुम्हारी हो जाएगी। और अपना काम खत्म करते साथ ही ड्रैगन यान दोबारा से फैंगहान के माइंड स्पेस में रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन के अंदर लॉन्गशान और शाओलिंग काफी ज्यादा हैरान थे। वेल फैंगहान के अलावा कोई भी ड्रैगन यान को देख नहीं सकता, जिसके चलते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फैंगहान ने इतनी आसानी के साथ उस डीमन किंग का सफाया कैसे कर दिया। वहीं पर लॉन्गशान और भी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि फैंगहान ने टाई सेक की हेवनली लायन ग्रेट लॉ टेक्निक का यूज किया था। साथ ही साथ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि फैंगहान ने कौन से फाइनल अटैक का यूज करके डीमन किंग का काम तमाम किया। दरअसल इन सभी के लिए हुआंगचुआन ड्राइंग में मौजूद येलो स्प्रिंग वाटर बस एक लेजेंड है। शाओलिंग के अलावा किसी और को पता ही नहीं कि उस ड्राइंग का मालिक फैंगहान है। वो कह रही थी कि 10 सालों में फैंगहान और हुआ तियांडू का मुकाबला होगा और अब मुझे पूरा यकीन है कि फैंगहान इस मुकाबले को जीत सकता है, बस वो इसी तरह से प्रोग्रेस करता जाए। और अभी दोनों बंदियां सीधे उस कोल्ड्रन से बाहर पहुंच गई, जहां पर शियांग फैंगहान और इन दोनों का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो फैंगहान शियांग से कहने लगा कि सीनियर किंग शुई की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, तो उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। उसी वक्त शियांग के कल्टीवेटर ने आकर उसे एक खबर दी, जिसे सुनते साथ ही शियांग काफी ज्यादा हैरान थी। वो फैंगहान से कहती कि टाई सेक के 3 ट्रू डिसाइपल्स को डीमन प्रिंस टियानचिंग ने खत्म किया, तो टियानचिंग से बदला लेने के लिए टाई सेक ने हेवनली डाओ एग्जीक्यूशन ऑर्डर को रिलीज किया है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस छोटी सी चिंगारी के साथ इमॉर्टल डीमन वॉर का आगाज होगा। टाई सेक चाहता है कि डीमन सेक उनके प्रिंस टियानचिंग को उनके हवाले कर दे, मगर टाई सेक के लोगों पर टियानचिंग के फादर यानी कि डीमन एम्परर ने हमले कर दिए, तो वो लोग बुरी तरह से घायल होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। मगर अब टाई सेक सभी राइचस सेक को यूनाइट करने लगा है, ताकि ये सभी सेक एक साथ मिलकर डीमन सेक को डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनते साथ ही फैंगहान कहने लगा कि बहुत ही भयानक जंग की शुरुआत होने वाली है, तो हम सभी ने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। जिसके बाद वो शियांग से अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर शियांग सोच रही थी कि डीमन प्रिंस टियानचिंग और हेवनली वाटर डीमन किंग की खबर सीनियर किंग शुई तक पहुँचानी होगी, ताकि वो भी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। तो शियांग ने तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किंग शुई को अपना पैगाम भेज दिया। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम उन 3 कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही हेवनली वाटर डीमन किंग को आजाद किया था, मगर फैंगहान के इंटरफेरेंस की वजह से इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वो कहने लगे कि फैंगहान काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स को पजेस करता है, वरना हेवनली डीमन किंग उसके हाथों मारा नहीं जाता, और ना ही हम उस फैंगहान के साथ फाइट कर सकते, क्योंकि उस बंदे के पास 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन जैसा भयानक आर्टिफैक्ट है, तो हम वैसे भी उसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। हमें तो बस एक ही मिशन के साथ यहाँ पर भेजा गया है, जो कि है इस दुनिया में केओस मचाकर इमॉर्टल डीमन बैटल का आगाज करना, ताकि जब हम इस दुनिया में आएंगे तब तक इमॉर्टल डाओ पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, और यही सेम हालत डीमंस
की होंगी, फिर तो कोई भी हमें इस दुनिया पर कब्जा करने से रोक नहीं पाएगा। हम इमॉर्टल्स, डीमंस, ह्यूमंस और बीस्ट को यूनिफाई कर देंगे। खैर, हमने इस फैंगहान के बारे में हमारे डिवाइन लॉर्ड को खबर कर देनी चाहिए। अब उसके साथ कैसे निपटा जाए ये वही देख लेंगे। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें यामा जंगल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर हुआन किंग शुई की सिस्टर किंग वेई को प्रैक्टिस के लिए कुछ स्किल्स बता रहा था। किंग वेई उससे कहती है कि मैं जल्दी आपको यान हुआ सेक्ट के ट्रू डिसाइपल से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। उन्हें सीनियर वान लियो के नाम से जाना जाता। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर किंग वेई के सर्वेंट्स भी अपनी पावर्स को बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्हें तो बस फैंगहान के साउथ सी से वापिस आने का इंतजार था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम किंग शुई को देख पाते हैं, जो कि काफी दिनों से सिक्लूजन में प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर उसका एंशिएंट लाइटनिंग मदर का फॉर्म भी अपीयर हुआ। किंग शुई अपनी मिस्टिकल आर्ट को और भी ज्यादा भयानक बनाने की फिराक में है। इसे वन रल्म वन लॉ भी कहा जाता था। इसका इस्तेमाल करते हुए किंग शुई सभी डिवाइन टेक्निक्स और मिस्टिकल आर्ट्स को यूनिफाई कर सकती है, जिससे फाइनली एक डिवाइन सीड कंडेंस होगा। यहाँ पर किंग शुई ने कड़ी मेहनत करने के बाद डिवाइन सीड को अवेकन किया, जिसके चलते किंग शुई की लाइटनिंग पावर और भी ज्यादा भयानक हो गई और फाइनली उसने डिवाइन पावर रल्म की छठे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। बल इसे यूनिटी रल्म भी कहा जाता था। इस रल्म में किंग शुई को ऐसी पावर हासिल होगी कि उसकी बॉडी को एक प्रिमोर्डियल थंडर में भी ट्रांसफॉर्म कर पाएगी। और फाइनली एक लंबे अरसे के बाद किंग शुई कल्टीवेशन से बाहर आ गई। यहाँ आते साथ ही उसे शियांग का पैगाम मिल चुका था, जिसमें शियांग ने उसे बताया कि कैसे हेवनली वाटर डीमन किंग आजाद हुआ था और फिर फैंगहान ने उसे खत्म कर दिया। किंग शुई कहने लगी कि शायद फैंगहान ने साउथ सी में जाकर काफी अच्छे आर्टिफैक्ट्स हासिल किए, वरना वो डीमन किंग को मार नहीं पाता। इतना ही नहीं, उसे डीमन प्रिंस टियानचिंग की भी खबर मिल गई। वो कह रही थी कि इमॉर्टल्स और डीमंस के बैटल की शुरुआत इस बंदे से होगी, ये तो कभी लगा नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने भी साउथ सी को विजिट करना चाहिए, ताकि टाइसेक के बंदों को किसने मारा इसके बारे में सच्चाई पता कर सकूं। जहाँ तक मुझे लगता है टियानचिंग ऐसा काम नहीं करेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें हुआंगचॉन ड्राइंग का नजारा दिखाया गया। यहाँ पर यान फैंगहान को बता रहा था कि इस होली धर्मा रेलिक को डीमन किंग ने रिफाइन किया था, यानी कि ये अर्थ ग्रेड का एक सुप्रीम एलिक्सर है। तो चलो जल्दी से इस होली धर्मा रेलिक को रिफाइन करना शुरू कर दो। इस रेलिक से तुम्हें बहुत ही अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हासिल होगी। इस एक ही एलिक्सर की मदद से तुम्हारे अंदर 10,000 हॉर्सेस की पावर आ सकती है। तो फैंगहान ने फटाफट से उस होली धर्मा रेलिक को रिफाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ड्रैगन यान उसे बता रहा था कि अगर डिवाइन पावर रल्म का कोई मामूली सा कल्टीवेटर इसे कंज्यूम कर ले तो उसकी बॉडी बस एक ही सेकंड के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी। मगर तुम्हारी बात कुछ और है। तुमने यमा गोल्डन बॉडी को फोर्ज किया था, जिसके चलते तुम्हारा फ्लैश इतना ज्यादा मजबूत बन गया कि ये होली धर्मा रेलिक चाहकर भी तुम्हें एक्सप्लोड नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट इससे तो तुम्हारी पावर्स में और भी ज्यादा इजाफा होगा। मगर जैसे ही फैंगहान ने उस होली धर्मा रेलिक को एब्सॉर्ब किया, उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। फैंगहान को ऐसा लग रहा था कि उसका उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर फैंगहान को काफी ज्यादा इमेंस पेन को फील करना पड़ा। यहाँ पर ड्रैगन यान भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो फैंगहान को बता रहा था कि जल्दी से इस पावर को अपनी यमा गोल्डन बॉडी के साथ मर्ज करो। अगर तुमने जल्दी से ये काम नहीं किया तो ये पिल तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं दूसरी तरफ फैंगहान चाहकर भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से रिलीज होने वाली एनर्जी ने पूरी येलो रिवर को शेक कर दिया, जो देखते साथ ही यान की भी दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो फैंगहान से कह रहा था कि जल्दी से यमा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करो। तो फैंगहान ने भी अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे अपना कंट्रोल रिगेन कर लिया और फिर यहाँ पर वो यमा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अब हम देख पाते हैं कि उस बॉडी के एक्टिवेट होते साथ ही होली धर्मा रेलिक की सारी पावर एक जगह पर कंडेंस होने लगी। यहाँ पर उसे ड्रैगन यान की आवाज आती है। वो कह रहा था कि इस होली धर्मा रेलिक में बस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही नहीं थी, बल्कि इसके अंदर से तुम्हें ढेर सारी डिवाइन एबिलिटीज भी हासिल होगी, जिसमें से एक है डीमन किंग की सुप्रीम डिवाइन आर्ट, जिसे द ग्रेट सेवरिंग टेक्निक भी कहा जाता है। इसी मूव का यूज करके उस डीमन किंग ने तुम पर ढेर सारे स्लैशेस रिलीज किए थे, तो मैंने तुम्हारे लिए इस सेवरिंग टेक्निक को स्पेशली एक्सट्रैक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वुड एम्परर ट्रूची पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टिमुलेट करो। तो फैंगहान भी यान की बात मानते हुए अपनी ट्रूची पावर का इस्तेमाल करते हुए सेवरिंग टेक्निक
को मास्टर करने लगा। पहले अटेम्प्ट में उसने बस हल्का सा स्लैश ही रिलीज किया, मगर उससे एक माउंटेन ब्रेक हो चुका था। साथ ही उसके सेकंड पुश में येलो स्प्रिंग रिवर में खलबली मच गई। फैंग हान तो इस नजारे को देखकर ही हैरान था। वो कहने लगा कि वाकई डीमन किंग की सेवरिंग टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। इतना ही नहीं, होली धर्मा रेलिक को रिफाइन करने के बाद उसकी पावर में ग्रेट इम्प्रूवमेंट आ गई। वो खुश होते हुए कहने लगा कि अब तो हेवन ह्यूमन realm में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा पाए। मैं एक इनविंसिबल बन चुका हूँ। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गया। उसकी एक्साइटमेंट देखकर तो यान को भी मजे आ रहे थे। यहाँ पर फैंग हान खुशी की मारे सीधे उस कोल्ड्रन से बाहर आ गया। वो लॉन्गशान और शाओलिंग को बता रहा था कि अब तुम इस कोल्ड्रन का कंट्रोल मुझ पर छोड़ दो। यहाँ पर लॉन्गशान कह रही थी कि शायद फैंग हान की कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई, इसलिए तो वो इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा। यहाँ पर फैंग हान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहने लगा कि मैं इस कोल्ड्रन की स्पीड को चेक करना चाहता हूँ। चलो देखते ही ये कितनी तेजी के साथ फ्लाई कर सकती है। यहाँ पर फैंग हान हवा से भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि बाउंडलेस पावर का असली मतलब मैं समझ चुका हूँ। अब यहाँ पर फैंग हान की एक्साइटमेंट देखकर लॉन्गशान को टेंशन आने लगा। वो कह रही थी फैंग हान मेरे ख्याल से तुमने अपनी स्पीड को कम करना चाहिए। वहीं पर शाओलिंग कह रही थी कि आगे एक ऐसा वर्ल्ड है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करेगा। वहाँ पर ढेर सारे डीमंस, डीमन किंग्स और डीमन गॉड्स पाए जाते, तो मैं उनके चुंगल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहती। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मर जाओ, हमें तुम्हारे साथ मत लेके जाना। उसकी बातें सुनकर फैंग हान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था ठीक है, मैं अभी अपनी स्पीड को कम करता हूँ। मगर वो अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर पाई, इससे पहले उसके सामने 3 कल्टीवेटर्स आ चुके थे। फैंग हान ने उन्हें साइड में हटने के लिए बता दिया, लेकिन तब तक उसकी कोल्ड्रन सीधी जाकर एक बंदे पर हिट हो गई थी। और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयानक था कि फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन ने उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया। ये देखकर तो फैंग हान और उसके साथ उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। दरअसल ये वही कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले डीमन किंग को आजाद किया था। उन्हें लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी फैंग हान से मुलाकात होगी। वो सोचते कि इस बंदे ने तो हमारे गॉड क्लैन के वॉरियर को बड़ी आसानी के साथ मार दिया। पता नहीं अब हम ये सब हमारे मालिक के सामने एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जिस पर उसका साथी कहने लगा कि इसका बस अब एक ही तरीका है, हमें इस बंदे को मारना होगा। अगर हमने इसे नहीं मारा तो हमारे लॉर्ड हमें खत्म कर देंगे। इधर फैंग हान भी काफी ज्यादा परेशान था कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। यहाँ पर लॉन्गशान से कह रही थी कि शायद वो लोग किसी पावरफुल सेक्ट के मेंबर्स होंगे। मेरे ख्याल से हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मगर तब तक वो दोनों वॉरियर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। फैंग हान उनसे कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से आपका कंपेनियन मारा गया। मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस है, लेकिन इसके बदले में आपको कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार हूँ। आप जो चाहे वो एलिक्सर्स और ट्रेजर्स में आपको दे सकता हूँ, और अगर इसके बजाय आपकी कोई और डिमांड होगी तो भी आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें अपनी जान देकर हमारे सामने अपनी लॉयल्टी की प्लेज करनी होगी। जो सुनते साथ ही फैंग हान कह रहा था कि फिर तो आपके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए बाकी ही नहीं बचता, क्यों ना बिना देरी के इस मसले को सेटल किया जाए। और फैंग हान कुछ समझ पाई इससे पहले उस वॉरियर ने अचानक से उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। यहाँ पर उस बंदे की मूवमेंट देखकर फैंग हान काफी ज्यादा सरप्राइज था। वेल इनमें से एक बंदा तो फैंग हान के पीछे जा चुका था, तो लॉन्गशान और शाओलिंग ने उस दूसरे बंदे को डिस्ट्रैक्ट किया। इधर वो वॉरियर कह रहा था कि मैं जानता हूँ तेरे पास ही डीमन किंग का इसेंस है, तो तुझे खत्म करने के बाद मैं दोबारा से उस इसेंस को रिक्लेम करूंगा। अब जैसे उस बंदे ने फैंग हान पर अटैक किया, फैंग हान तुरंत ही जंप लगाते हुए साइड में हट जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो मेरा नाम भी जानते हो और तुम्हें ये भी पता है कि डीमन किंग का इसेंस मेरे पास है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तुम्ही ने डीमन किंग को उस फॉर्मेशन से आजाद किया था, और अब इन दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो जाता है। इसी दरम्यान फैंग हान ने अपने दोस्तों को बता दिया कि इन दोनों को खत्म करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं लोगों ने डीमन किंग को रिलीज किया था। जो सुनते साथ ही लॉन्गशान और शाओलिंग ने तुरंत ही यू टर्न ले लिया। पहला तो ये दोनों उस वॉरियर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन अब इनका इरादा बदल चुका है। तो यहाँ पर इन दोनों ने फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर अटैक कर दिया, जिसे काउंटर करते हुए वो बंदा बता रहा था कि हमारे क्लैन ने डीमंस को क्रिएट किया ताकि वो हमारे लिए स्लेव जैसा काम कर पाए, तो तुम्हारा ये मामूली सा डिमोनिक आर्टिफैक्ट हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर उस बंदे ने अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को डैमेज कर दिया, जिसके चलते ये लोग सीधे जमीन पर आकर पटक गए थे। इतना ही नहीं, कोल्ड्रन के डैमेज होने की वजह से शाओलिंग की पावर भी सील हो गई। वहीं पर गॉड क्लैन का वॉरियर कह रहा था कि हम तुम्हारे सुपेरियर्स हैं, इसलिए तुम हमारे सामने बदतमीजी नहीं दिखा सकते। लॉन्गशान तो ये देखकर हैरान थी कि आखिर इस
बंदे ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके शाओलिंग की पावर को सील कर दिया। दरअसल शाओलिंग एक डीमन होने की वजह से वो बंदा उसे मैनिपुलेट कर पाया। वहीं पर लॉन्गशियान तुरंत ही उस कोल्ड्रन से बाहर आ गई। वो वहाँ से भागते हुए पूछने लगी कि बताओ तुम लोग कौन हो और तुमने शाओलिंग के साथ क्या किया। जिस पर वो वॉरियर कह रहा था कि बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ और फिर मैं तुम्हें इत्मीनान से सारी कहानी सुना दूंगा। तो अब लॉन्गशियान ने भी यहाँ पर रुककर फाइट बैक करने का फैसला लिया। वो अपने आइस लैंसेस रिलीज करते हुए इस बंदे पर अटैक कर रही थी, मगर उस बंदे ने तो उसी के आइस लैंसेस पकड़कर उसी पर हिट कर दिए। साथ ही साथ वो एक जोरदार पंच के साथ लॉन्गशियान को काफी पीछे पुश कर देता है। यहाँ पर लॉन्गशियान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वॉरियर इतना ज्यादा भयानक था कि वो पूरी तरह से लॉन्गशियान पर हावी हो गया। मगर लॉन्गशियान ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक आइस ड्रैगन सोर्ड को फॉर्म कर लिया, जो कि साइज में काफी ज्यादा इनॉर्मस थी। लेकिन उस वॉरियर की शुरिकन ब्लेड ने काफी आसानी के साथ लॉन्गशियान की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब यहाँ पर उसने लॉन्गशियान पर मुसलसल हमले कर दिए, जो कि इतने ज्यादा तेज थे कि लॉन्गशियान चाहकर भी उन्हें डॉज नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ फैंगहान पर भी उस बंदे ने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। यहाँ पर फैंगहान एम्परर ऊर्जी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ब्लेड्स फॉर्म कर लेता है, मगर उसका अटैक हिट हो पाई इससे पहले वो बंदा वहाँ से गायब हो रहा था। जो देख यान सरप्राइज होकर कहने लगा कि मैंने ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी, ये तो शैडो स्टेप से भी भयानक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं इस बंदे पर अटैक नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर यान भी सोच में पड़ गया कि आखिर उसने ये टेक्निक कहाँ देखी थी और फिर उसे याद आया कि अरे ये तो आउटर रेल्म के गॉड क्लैन के लोग हैं। जो सुनते साथ ही फैंगहान को बहुत बड़ा झटका लग गया, यानी कि ये लोग दूसरी दुनिया से बिलोंग करते थे। यान उसे बताने लगा कि 10,000 साल पहले इसी आउटर रेल्म के गॉड क्लैन के लोगों ने हमारी दुनिया पर हमला किया था। वो लोग यहाँ पर फुल फोर्स के साथ आए थे ताकि यहाँ मौजूद हर एक लिविंग बीइंग को वो अपना गुलाम बना पाए। इधर फैंगहान उस बंदे के अटैक को डॉज करते हुए यान की बातें केयरफुली सुन रहा था। यान उसे बताता है कि गॉड रेल्म काफी ज्यादा भयानक है। उन्होंने इमॉर्टल डाओ डीमन सेक्टर मॉन्स्टर क्लैन को नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर फिर ये जंग जैसे तैसे रुक गई और फिर तीनों रेल्म में एक करार हुआ, जिसके मुताबिक गॉड क्लैन के लोगों को यहाँ पर आना अलाउड नहीं। अगर आउटर रेल्म से हमारी दुनिया में कोई आया तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म करने का नियम है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गशियान ने खुद को एक ड्रैगन में तब्दील कर दिया था और फिर जैसे उसे वो वॉरियर नजर आया उस पर फुल फोर्स के साथ अटैक करने लगी, मगर वो बंदा इतना ज्यादा तेज था कि लॉन्गशियान की नजरों के सामने ही डिसअपियर हो गया और अब लॉन्गशियान उसे इधर उधर ढूंढी रही थी कि तभी उस बंदे ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते लॉन्गशियान बुरी तरह से घायल होकर सीधे उस पानी में पटक जाती है। यहाँ पर उस बंदे को लग रहा था कि चलो इसका काम तो तमाम हो गया और फिर उसने अपना रुख फैंगहान की तरफ मोड़ दिया, जो कि उसके साथी को तगड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं पर ड्रैगन यान फैंगहान को बता रहा था कि गॉड क्लैन के पास जो पावर है उसे डिवाइन फोर्स कहा जाता। इसकी खास बात ये है कि ये तुम्हारे सारे अटैक की डायरेक्शन को बदल कर तुम्हारी फोर्स को ट्रांसफर कर देगी। यही वजह है कि तुम अभी तक इस बंदे को घायल नहीं कर पाए। अगर यहाँ पर तुमने अपनी 10% पावर का इस्तेमाल किया तो उस बंदे पर तुम्हारी सिर्फ 5% पावर का ही असर होगा। जो सुनते साथ ही फैंगहान कह रहा था कि फिर तो मैं अपनी जरा भी पावर्स को पीछे नहीं रखूंगा और अब यहाँ पर इन दोनों में जबरदस्त क्लैशेस होना शुरू हो गए। यान बता रहा था कि आउटर रेल्म का गॉड क्लैन सभी क्रिएशंस का दुश्मन है, तुम्हें किसी भी कीमत पर इन दोनों को खत्म करना होगा। यहाँ पर फैंगहान ने जैसी अपनी पावर बढ़ाई थी वो बंदा उसके हाथों घायल होना शुरू हो गया और अब यहाँ पर फैंगहान ने द ग्रेट सेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि उसने डीमन किंग की एसेंस को रिफाइन करने के बाद हासिल की। अब यहाँ पर गॉड क्लैन का बंदा समझ गया था कि वो फैंगहान का मुकाबला नहीं कर सकता, सेवरिंग टेक्निक के होते हुए तो बिल्कुल नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि मेरे ही क्लैन के लोगों ने इस टेक्निक को डीमंस को सिखाया था और आज यही टेक्निक मेरा दुश्मन बन गई। यहाँ पर वो फैंगहान के स्लैश की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान था कि फैंगहान ने इतनी तेजी के साथ डीमन किंग के एसेंस को एब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन उसकी टेक्निक को भी मास्टर किया। अब फैंगहान उसका काम तमाम कर पाई इससे पहले वो सेकंड वॉरियर वहाँ पर पहुँच गया, तो इन दोनों ने एक साथ मिलकर फैंगहान पर हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर फैंगहान लॉन्गशियान और शाओलिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान था, तो वॉरियर उससे कहने लगा मेरे दोस्त तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें उनके पास पहुँचा दूंगा। जो सुनते साथ ही फैंगहान भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, अगर
मगर तुम दोनों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। और फिर यहाँ पर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर उन दोनों पर पंचेस हिट कर दिए। इस एक ही मुक्के में वो काफी दूर जाकर पटक गए थे। फैंग हान कहने लगा कि तुम गॉड क्लैन से हो ना, तो चलो आज मैं गॉड्स को भी स्ले करूंगा, इसका मजा भी अलग होगा। जो सुनते साथ ही उन दोनों बंदों ने अपनी डिवाइन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ डेविल हैंड्स को समन किया। फैंग हान इन डेविल हैंड्स के चुंगल में फंसने से खुद को बचा रहा था, मगर वो हाथ उसका पीछा नहीं छोड़ते। साथ ही उसने जिस शील्ड को फॉर्म किया था उसके साथ ही उन डेविल्स हैंड ने उसे भी जकड़ लिया। यहाँ पर फैंग हान पूरी तरह से उन हाथों के नीचे सप्रेस हो गया। तो गॉड क्लैन के वॉरियर्स उसे वहीं पर क्रश करने के लिए उनके जिस्म में जितनी भी पावर्स थी उस सब का इस्तेमाल करने लगे। मगर फैंग हान तो ठसका मस नहीं होता। उसने ग्रेट सेवरिंग का यूज करते हुए वहाँ पर हजारों स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे वो डेविल हैंड्स तो डिस्ट्रॉय हो ही गए, मगर वो दोनों बंदे भी बुरी तरह से घायल होने लगे। वो चाहकर भी इन स्लैशेस की बारिश को रोक नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, फैंग हान ने अपने एम्परर वुडची को एक सिजिल में बदलकर उन पर रिलीज कर दिए। ये हमला इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि इसे डॉज करने के बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर फैंग हान ने उस बंदे पर इतने सारे स्लैशेस रिलीज किए कि उस बंदे की बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो गई। फैंग हान उसके मरते साथ ही उसकी कोर को उठाकर उसके दूसरे साथी के पीछे रवाना हो गया। इधर वो बंदा काफी ज्यादा घायल था। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके गॉड लॉर्ड तक ये खबर पहुंचानी होगी, और अब वो अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाते साथ ही शाओलिंग उसकी स्पेल से आजाद हो गई थी, तो तुरंत ही अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर लॉन्गशियान भी उस रिवर से बाहर आ चुकी थी, तो अभी दोनों मिलकर फैंग हान को ट्रेस करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने फैंग हान को ढूंढ लिया था। वो कह रहा था कि गॉड क्लैन का बंदा यहाँ से भाग निकला, तो हमें कुछ भी करके उसे हंट डाउन करना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी कोल्ड रन में पहुंच जाता है। वो अपनी टीम को बताने लगा कि मैंने उस बंदे को बुरी तरह से घायल किया था, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और उतने में ये लोग अपनी कोल्ड रन लेकर सीधा उस बंदे के सामने ही टपक गए। इन्हें देखते साथ ही वो बंदा सीधे ही टर्न ले लेता है, मगर तभी फैंग हान ने अपनी बहुत ही भयानक वुड एनर्जी रिलीज करते हुए इस बंदे की बॉडी को पूरी तरह से छन्नी कर दिया, जिसके चलते उसका काम भी तमाम हो चुका था। अब वो कोल्ड रन में वापिस आ चुका था, जहाँ पर लॉन्गशियान कहने लगी कि पता नहीं ये लोग कौन थे, मैंने तो कभी भी ऐसे कल्टीवेटर्स को नहीं देखा था। जिस पर फैंग हान कहने लगा कि ये लोग आउटर रेल्म के गॉड क्लैन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर शाओलिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो कहती है पता नहीं उस बंदे के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी थी कि उसने बड़ी आसानी के साथ मेरी पावर्स को सील ऑफ कर दिया। इनफैक्ट लॉन्गशियान भी हैरान थी। वो कहती है कि मैंने भी आउटर रेल्म के गॉड क्लैन का जिक्र नहीं सुना था। जिस पर फैंग हान कहने लगा कि मैंने एक एंशिएंट बुक में इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन मेरे पास भी इनके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं। मेरे ख्याल से हमने सेक्ट में वापस जाते साथ ही हमारे सीनियर्स को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और फिर ये लोग एकदम तेज रफ्तार के साथ सीधे वॉइड की तरफ रवाना हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।